Yes, let's begin then. So quick revision. Last class हमने डिस्कस किया था फजांस रूल, राइट? लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस फजांस रूल. फजांस रूल हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है, राइट? कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है तो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर कितना होता है. So we basically find out the covalent character of an ionic compound. Now exactly इसका opposite क्या होगा बताओ? What would be the exact opposite of it? कि I would have a covalent compound, okay, I would have a covalent compound and then मैं उसमें आयनिक कैरेक्टर निकालने का ट्राई कर रहा हूँ. देखो हमने फजांस रूल में क्या किया था. फजांस रूल में हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड था हम उसका कोवलेंट कैरेक्टर निकाल रहे थे. ओके, now in the next part that we are going to study we will have a covalent compound and then उसका हम आयनिक कैरेक्टर निकालने का ट्राई करेंगे. राइट? सो जो आप नेक्स्ट टॉपिक है उसका आप हेडिंग डालिए डाइपोल मोमेंट. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन जिसपे कि जिसके वजह से कि काफी सारे प्रीवियस क्वेश्चन अटके हुए थे. सो आप हेडिंग डालिए डाइपोल मोमेंट. ओके, सो एक डाइपोल बेसिकली क्या होता है? व्हाट इज अ डाइपोल? ओके, इट इज टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, two equal and opposite charges placed at a distance from each other, as simple as that. Okay, so इसी चीज को देखो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि सपोज करो मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू. ओके, प्लस क्यू इज एट दिस पॉइंट एंड देन मेरे पास एक और चार्ज है माइनस क्यू इज एट दिस पॉइंट एंड लेट्स से कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज एल. ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज एल. सो डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन करते हैं q into l. But what we have to remember here is that dipole here is a vector quantity. Dipole moment is a vector quantity and vector quantity तो इसका डायरेक्शन भी होगा, राइट? ना इसका डायरेक्शन जो है दैट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ लेंथ. एंड यहाँ पे हमें क्या समझना है कि यहाँ पे हम डायरेक्शन कैसे लेते हैं. वी टेक द डायरेक्शन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव to more electronegative, okay, or from positive end to negative end. This is mu. Okay, mu जो आप लिखते हो तो यानी कि इन दिस केस बताओ मेरा एरो जो है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट होगा या एरो जो है टुवर्ड्स राइट होगा. बताओ यहाँ पे डायरेक्शन जो है इसको देखते हुए. करेक्ट, तो यहाँ पे मेरा डाइपोल का एरो जो है वो टुवर्ड्स दी राइट होगा. ओके, एंड यहाँ पे आपको एक और पॉइंट क्या याद रखना है कि डाइपोल को जो है हम हमेशा एक क्रॉस्ड एरो के साथ शुरू करते हैं. सो अगर मैं डाइपोल मोमेंट को रेफर कर रहा हूँ तो आई विल ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस. ओके, नोट कर लो. आपको एक और चीज ध्यान में रखना है कि केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट एंड फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट उल्टा होता है. फिजिक्स में इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, केमिस्ट्री में इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. देयर इज समथिंग टू कीप इन माइंड. चाहे तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में ले सकते हो रिवर्स फ्रॉम डाइपोल डायरेक्शन इन फिजिक्स, रिवर्स फ्रॉम डाइपोल डायरेक्शन इन फिजिक्स. ओके, मैंने अभी तक कुछ खास ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया है. डाइपोल क्या होता है? वेरी सिंपली यू हैव टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q into L होता है. एज सिंपल एज दैट. ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है. यहाँ तो पहले सभी ने लिख लिया. राइट, नाउ देखो इन सभी चीजों का कॉपी कर लो फटाफट. देखो इन सभी चीजों का मतलब हम कैसे समझेंगे. देखिए देख लिया, बड़ा टाइम लग रहा है अभी. देख लिया, ऑलराइट. नाउ अब देखो आप यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल कैसे निकालोगे. इट्स वेरी 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 सिंपल. तो सबसे पहले देखो अगर सपोज करो मैं आपको HCl कंपाउंड दे रहा हूँ. ऑलराइट, सो HCl क्या होगा? H एंड यहाँ पे आपका Cl आएगा. ऑलराइट, नाउ ध्यान दो
HCl कंपाउंड एज अ होल, ओके, HCl कंपाउंड ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? कंप्लीट मॉलिक्यूल क्या होगा? करेक्ट, कंप्लीट मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल होगा, yes or no? Complete molecule has to be neutral. Now between H and Cl, which is more electronegative? Obviously Cl is more electronegative. Now अब देखो, हमने ये चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय डेफिनेशन इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, yes or no? Okay, so out of H and Cl has the tendency, अगर मैं इलेक्ट्रॉन पेयर को एग्जैक्टली मिडिल में रखता तो Cl has a greater tendency to attract the shared pair. Okay, तो अगर Cl जो है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ओके, इफ Cl इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो अब देखो, अगर मैं इस जोन को या अगर इस मॉलिक्यूल में टू हाफ्स में अगर मैं डिवाइड करूं, ओके, सो अब आप मुझे बताओ कि ये जो पार्ट है, ओके, ओवरऑल तो अभी भी न्यूट्रल है, ओवरऑल तो अभी भी न्यूट्रल है, बट ये जो पार्ट है इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा या पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा? बताओ, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टुवर्ड्स क्लोरीन शिफ्ट हो रहे हैं, तो यानी कि इस बॉक्स में क्या होगा, नेगेटिव डेवलप होगा, ओके। एंड अगर मेरा ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेचुरली यहाँ पे क्या आना चाहिए? करेक्ट, यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरा ओवरऑल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव डेवलप होगा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं कि यहाँ पर एक डेल्टा नेगेटिव आएगा और यहाँ पर एक डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ओके। यहाँ पे डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चार्ज, ओके। नाउ व्हाई डू वी से स्मॉल चार्ज हियर? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहा है। We are not looking at ionic compounds here. We are looking at covalent compounds here. Okay? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि क्लोरीन जो है बस अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो उसके तरफ नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा होगा एंड हाइड्रोजन की तरफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा होगा। सो विच इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा नेगेटिव का मतलब स्मॉल नेगेटिव चार्ज, नॉट कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। जैसे कि अगर मैं आपको इंस्टेड ये एग्जांपल देता, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, Na प्लस एंड Cl माइनस लिखते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, द इलेक्ट्रॉन हैज बीन कंप्लीटली ट्रांसफर्ड। बट यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आपका स्लाइट चार्जेस ही डेवलप हुआ है। ओके, लेट्स टेक मे बी वन मोर एग्जांपल। नाउ दिस, ये तो काफी सिंपल था, पार्शियल चार्ज ही बोलते हैं इसको, वी कॉल दिस पार्शियल चार्ज। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सपोज करो अगर मैं आपको ये कंपाउंड दे रहा हूँ, ओके ना। अच्छा, एक और चीज देखो, हमें यहाँ पे एक और चीज क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर देखो डेल्टा पॉजिटिव हुआ, यहाँ पर देखो डेल्टा नेगेटिव हुआ, ठीक है, क्योंकि डेल्टा में हम यहाँ पे क्वांटिटी एज सच नहीं बोल रहे हैं, तो हम उसको एज इट इज डेल्टा ही बोलते हैं। आपको अभी इसका मतलब समझ में आएगा ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेरा बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का है, राइट। सो बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन डेल्टा नेगेटिव किस पे आएगा? ऑब्वियसली ऑप्शन पे आएगा। तो देखो यहाँ पे इस बॉन्ड के वजह से यहाँ पे मेरा डेल्टा नेगेटिव आएगा और यहाँ पे मेरा डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ओके, अगेन इफ आई लुक हियर, ओके, अगेन इफ आई विल लुक हियर, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में मेरा डेल्टा नेगेटिव किस पे आएगा? अगेन ऑप्शन पे आएगा, एंड मेरा हाइड्रोजन पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ओके, नाउ समबडी कैन से नाउ समबडी कैन से कि यहाँ पर अगर दो डेल्टा पॉजिटिव है तो यहाँ पर तो दो डेल्टा नेगेटिव होना चाहिए था, yes or no? But that is what the point here I am trying to say is कि ये चीज हम क्वांटिटी के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। We are just saying कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, we are just saying कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे आपको और टू डेल्टा नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। Is that clear? ओनली साइन, यस, आपको सिर्फ यहाँ पे साइन ही बताना है कि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव। ओके, साइन इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड या क्वांटिटी इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड। ओके, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल BF3। ओके, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल BF3। नाउ BF3 के केस पे देखो क्या होगा, यहाँ पे है बोरॉन, यहाँ पे है फ्लोरीन, यहाँ पे है फ्लोरीन एंड ऑब्वियसली यहाँ पे है फ्लोरीन। नाउ दिस इज आल्सो प्रीटी ऑब्वियस। अगर मैं कोई भी एक, जैसे कि सपोज अगर मैं इसको देखता हूँ बोरॉन फ्लोरीन को, तो किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा बताओ? ऑब्वियसली फ्लोरीन पे आएगा, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, एंड ऑब्वियसली मेरा बोरॉन पे क्या देगा? डेल्टा पॉजिटिव आएगा। सो वी डोंट हैव टू एक्चुअली मेंशन 3 डेल्टा पॉजिटिव, इट इज अंडरस्टूड। क्या यहाँ तक पहले आप सभी को समझ में आया? ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अब देखो हम हर केस में
अब देखो हम हर केस में एरो कैसे शो करते हैं या डाइपोल वेक्टर को हम कैसे शो करते हैं. लेट्स लुक एट HCl. नाउ अगेन मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, द डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. यानी कि HCl के केस में बताओ फ्रॉम H टू Cl होगा या फ्रॉम Cl टू H होगा. करेक्ट, फ्रॉम H टू Cl होगा. तो यहाँ पे देखो आप डाइपोल कैसे शो करोगे, यहाँ पे आप डाइपोल शो करोगे इन दिस वे. क्या ये आप सभी को समझ में आया? ओके, सिमिलरली अच्छा हम H2O पे आने से पहले पहले हम BF3 पे आते हैं. ओके, लेट्स लुक एट BF3 फर्स्ट. नाउ BF3 पे अगर मैं चेक करूं तो फर्स्ट वाला एरो किस तरह से आएगा, फर्स्ट वाला एरो इस तरह से आएगा. ओके, सेकंड वाला एरो किस तरह से आएगा, सेकंड वाला एरो इस तरह से आएगा. एंड थर्ड वाला एरो किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा. कैसा ना? ओके, नाउ अब ये तीनों ही एरो या ये तीनों ही वेक्टर जो है उनका मैग्नीट्यूड, लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, लुकिंग एट द डायग्राम, इन तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा या डिफरेंट आएगा. करेक्ट, वी कैन सी कि यहाँ पर तो तीनों बॉन्ड्स ही बराबर है. यहाँ पे हर केस में बोरॉन फ्लोरीन एंड बोरॉन फ्लोरीन है, तो तीनों का मैग्नीट्यूड तो एग्जैक्टली सेम आना चाहिए. एंड तीनों का देखो डायरेक्शन भी कैसा है, तीनों का डायरेक्शन एट 120 डिग्री है. So when you have three vectors of equal magnitude and at 120 degrees to each other, तो इसका resultant क्या आएगा बताओ. करेक्ट, तो इसका resultant तो जीरो आ जाएगा या एक null vector आ जाएगा. Why? Because all these three are going to cancel out each other. यहां तक समझ में आया नहीं आया? ओके, सो यहां पर देखो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं. द फर्स्ट वन इज कि मेरा बॉन्ड, ओके, द फर्स्ट वन इज कि मेरा बॉन्ड पोलर है या नहीं है. ओके, वेदर द बॉन्ड इज पोलर और नॉन पोलर, एंड वेदर द मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर. ओके, नाउ वील कम बैक टू दिस इन जस्ट अ सेकेंड. इससे पहले एक और देखो, जैसे कि सपोज करो अगर मैं आपको बोलता हूं लेट्स से H2O2 peroxide. ओके, नाउ peroxide का स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरह से होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन. ऑलराइट, नाउ अब देखो अब आप समझ ही गए हो कि बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव. ओके, लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन को देखूं, लेकिन अगर मैं ऑप्शन देखूं तो इन दोनों का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है. कैसा ना? ओके, सो अब देखो अगर मैं यहाँ पे एरो ड्रॉ करूं, सो दिस एरो वुड बी समथिंग लाइक दिस एरो वुड बी समथिंग लाइक दिस, बट यहाँ पर तो कोई एरो नहीं आएगा. ऐसा ना? ओके, सो यहाँ पर देखो आपको क्या समझना है, यहाँ पे द बॉन्ड इज पोलर. ओके, दिस बॉन्ड इज पोलर. ओके, लेकिन पोलर का मतलब क्या हुआ कि उसके पास पोल्स है, दैट इज पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल. ओके, पोलर का मतलब क्या हो रहा है कि बेसिकली वहां पे एक डाइपोल प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल. लेकिन अब आप बताओ क्या इस बॉन्ड में कोई भी डाइपोल मोमेंट है? इस बॉन्ड में कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है. सो दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज अ नॉन पोलर बॉन्ड. क्या ये पार्ट पहले आप सभी को समझ में आया? ओके, सो अ पोलर बॉन्ड इज जब उस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो या वहां पे एक डायपोल मोमेंट प्रेजेंट हो. अ नॉन पोलर बॉन्ड इज व्हेन a bond does not have any electronegativity difference or there is no dipole moment in that bond. Okay, लेकिन अब देखो मॉलिक्यूल के केस में क्या है, यहां पे तो मेरा हर एक बॉन्ड क्या था, पोलर था. ये सुनो, यहाँ पे एवरी बॉन्ड वाज पोलर, लेकिन मेरा मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या हो गया? करेक्ट, मेरा मॉलिक्यूल ओवरऑल जो है, क्योंकि सारे वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिए, विच इज व्हाई एज अ होल द मॉलिक्यूल हैज बिकम नॉन पोलर. क्या ये आप सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? ओके, व्हाई? अरे अगर सारे के सारे पोल्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं तब तो और कुछ नहीं बचा ना, तब तो इन दैट केस ऑब्वियसली इट विल बिकम नॉन पोलर. तब तो इसका नेट डाइपोल क्या हो गया, जीरो हो गया ना. ओके, सो यहां पर देखो आपको क्या समझना है कि अगर मेरे पास मॉलिक्यूल जो है, अगर सपोज करो मैं आपको बोलता हूं कि मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है, इफ आई से दैट द मॉलिक्यूल इज पोलर, विच मींस दैट मेरा बॉन्ड्स जो है उसमें से एटलीस्ट कुछ तो पोलर होंगे ही होंगे. यस और नो? इफ आई से
that vector resultant is equal to vector 1 plus vector 2 plus vector 3, okay, and if I say this is non-zero, तो obviously इसमें से एटलीस्ट कोई तो टर्म होगा जो कि नॉन जीरो होगा, हो सकता है सारे ही नॉन जीरो हो, बट इसमें से एटलीस्ट कुछ तो टर्म होंगे जो कि नॉन जीरो होंगे एंड वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते होंगे, यस और नो? ओके, सो इसका मतलब क्या, मेरे बॉन्ड्स पोलर तो होंगे ही होंगे, ओके, प्लस हो सकता है उसमें कुछ नॉन पोलर भी हो, ओके, प्लस हो सकता है कि उसमें कुछ नॉन पोलर भी, बिकॉज if I have to make a resultant vector, it is possible that vector v3 may be zero, that is entirely possible, right? Now अब अगर मेरा मॉलिक्यूल जो है अगर वो नॉन पोलर है, ओके, that is the resultant here is zero, okay, तो उसके लिए क्या क्या केसेस पॉसिबल है कि मेरे बॉन्ड्स जो है वो पोलर हो बट मेरा मॉलिक्यूल क्या हो, सिमेट्रिक हो, यस नो? अगर मेरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो गया तभी जाके सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, यस नो? ओके, या फिर ऑब्वियसली मेरे सारे के सारे बॉन्ड्स ही नॉन पोलर हो, यस नो? ओके, अगर सारे ही बॉन्ड्स नॉन पोलर है, अगर ये सारी वैल्यू जीरो है तो ऑब्वियसली उसका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, जीरो आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, ध्यान दो, ध्यान दो। अब देखो जैसे कि मैंने आपको H2O के केस में नहीं बताया ना, H2O के केस में देखो हमें क्या करना पड़ता है, या जहां पर भी हमारे पास लोन पेयर है, ओके, wherever lone pair is present, wherever lone pair is present, arrow or dipole moment is from atom to lone pair। पहले आप ये लिख लो फिर मैं आपको समझाता हूँ। लिख लिया? लिख लिया? ऑलराइट, ना देखो अब हम इसका मतलब समझते हैं। तो अगर परफेक्टली सिमेट्रिक होगा, जैसे कि यहाँ पे परफेक्टली सिमेट्रिक था, तब तो कैंसल आउट होगा ना ऑब्वियसली। अगर मैं यहाँ पे Cl कर दूं तब हाँ परफेक्टली सिमेट्रिक नहीं होगा, तब ऑब्वियसली आपका ये चीज कैंसल आउट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर तो परफेक्टली सिमेट्रिक था ना। देखो मैं आपको आगे केसेस दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे इन दिस केस क्या होता है, सबसे पहले अब आप याद करो H2O के केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता था बताओ? अब तो आपको याद ही होगा, H2O का हाइब्रिडाइजेशन वो तो आपको याद ही होगा, क्या आता था बताओ? H2O का हाइब्रिडाइजेशन, सही बात है, sp3 होता था, राइट? H2O का हाइब्रिडाइजेशन वाज sp3। नाउ H2O का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, यू हैव हाइड्रोजन हियर, यू हैव हाइड्रोजन हियर, उसके अलावा एक लोन पेयर, उसके अलावा एक लोन पेयर। देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता था, ठीक है, इट वाज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यस नो? इट वाज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, या ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता था, बट शेप जो है वो तो वी शेप होता था, राइट? नाउ यहाँ पर देखो, अब देखो इन दिस केस हाउ आर वी गोइंग टू शो द डाइपोल मोमेंट्स, पे अटेंशन, क्योंकि आगे के मॉलिक्यूल्स आपको करने हैं। सो यहाँ पे H एंड O में अगर मैं इस पर्टिकुलर बॉन्ड को देखूं, ओके, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ एरो बताओ, फ्रॉम H टू O और O टू H? करेक्ट, फ्रॉम H टू O। तो देखो मेरा फर्स्ट एरो जो है वो कुछ इस तरह से आएगा, ओके, द एग्जैक्ट, अच्छा मैं चलो कलर चेंज कर देता हूँ। देखो पहला एरो इस तरह से आएगा, ओके, यहाँ पर भी एग्जैक्ट सेम चीज, मेरा दूसरा एरो जो है वो भी इस तरह से आएगा, ये सर, ओके। अब देखो लोन पेयर के केस में हम कैसे शो करते हैं, फॉर दैट यूज दिस सेंटेंस, wherever lone pair is present arrow or dipole moment is shown from atom to lone pair, यानी कि आप ऑक्सीजन से लेके लोन पेयर की तरफ आप शो करो, ओके, हाँ ऑक्सीजन से लेके लोन पेयर की तरफ आप शो करो, ओके ना। अब देखो अगर मेरे पास चार वेक्टर्स इस तरह से हैं, ओके, ये तो मैंने यही चीज यहाँ पे बना दिया, मेरे पास अगर चार वेक्टर्स इस तरह से है, तो आप मुझे बताओ इसका रिजल्टेंट जो है वो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? करेक्ट, वी कैन क्लियरली सी कि ये सारे वेक्टर्स एड अप होके इस डायरेक्शन में जाएंगे, कैसा ना? ओके, सो मेरा यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ रहा है, मेरा रिजल्टेंट यहाँ पे नॉन जीरो आ रहा है, ओके।
नाउ जब भी आपका म्यू रिजल्टेंट नॉन जीरो आता है, इट मींस दैट द मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर। करेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अगर मेरा म्यू रिजल्टेंट नॉन जीरो आता है, इट मींस दैट मॉलिक्यूल इज पोलर। ठीक है। तो अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं कि वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, उसका मतलब जो है वो एग्जैक्टली ये होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वी विल टेक मोर एग्जांपल्स, बट पहले ये वाला सभी को क्लियर हो। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब ये वाला पहले आप डायग्राम बनाओ, ओके उसके बाद जाके हम और भी मॉलिक्यूल्स चेक करेंगे। राइट, ड्रॉ द डायपोल मोमेंट्स ऑफ NH3। ट्राई करो, जैसे मैंने ये चीज बनाया है ना, वैसे ही आप इसका बनाओ। ट्राई करो, डायपोल मोमेंट ऑफ NH3। ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। इसके आप मुझे बताओ, ये मॉलिक्यूल पोलर आएगा या नॉन पोलर आएगा? फिर NH3 का डायग्राम सबने बना लिया? हो गया क्या? बना लिया? और लेट्स चेक। देखो बहुत डिफिकल्ट सवाल है। अगेन NH3 में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp3 आता है। ओके, याद अब तक तो आपको याद होगा कि NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पिरामिडल होता है, याद है? राइट, सो वी हैव नाइट्रोजन हियर, वी हैव हाइड्रोजन हियर, एंड अ हाइड्रोजन हियर, एंड अ हाइड्रोजन हियर। एंड यहाँ पे हम क्या शो कर देते हैं? हम लोन पेयर यहाँ पे शो कर देते हैं। राइट, सो देखो मैं यहाँ पे साइड में इसका डायपोल मोमेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। ओके, देन इसका डायपोल मोमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, एंड देन इसका डायपोल मोमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, एंड फ्रॉम एटम टू लोन पेयर, यानी कि मेरा इस तरह से होगा। ओके, अब आप मुझे बताओ इसका म्यू रिजल्टेंट जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? ठीक है, ऑब्वियसली इसका म्यू रिजल्टेंट नॉन जीरो होगा या अपवर्ड होगा। तो अगेन मेरा ये मॉलिक्यूल भी क्या आ गया? पोलर आ गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अब देखो आप स्ट्रक्चर से कैसे पता करोगे कि आपका मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है? लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। आपको देखो अपने आप समझ में आने लग जाएगा। ओके, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल XeF2, CO2, CO2, XeO2F2, PCl5, PCl2F3, PCl, PCl3F2। ओके, इन सभी के आप डायग्राम बताओ। ओके, एंड देन आप मुझे बताते रहो कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा नॉन पोलर। ओके, ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ट्राई करो। हो गया क्या? सारे हो गए? ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें, आपको इन सभी के स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी पता है।
हो गए? हो गए? चेक करें। लेट्स चेक। देखो सारे स्ट्रक्चर्स बहुत सिंपल से हैं। चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। सो XeF2, सबसे पहले आप मुझे सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप बता दे रहा हूँ। XeF2 हाइब्रिडेशन विल बी ऑब्वियसली sp3d, ओके, एंड शेप क्या आएगा? शेप लीनियर आएगा। इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, XeFF, यहाँ पे दो लोन पेयर, यहाँ पे दो लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर। देखो चेक करो कैसा स्ट्रक्चर आएगा। CO2 तो बहुत ही सिंपल है, CO2 का ये स्ट्रक्चर है। ओके, XeO2F2 ऑल्सो sp3d, Xe डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे लोन पेयर। ओके, PCl5 सेम चीज, sp3d, Cl 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 एंड Cl। ऑलराइट, PCl2F3। ओके, सो ये वाला मैंने जानबूझ के दिया था। हाँ हाँ, मैंने sp3d तो सबका लिखा है। ओके, ये सारे ही है बेसिकली, आपके ये सारी sp3d है, ओनली दिस इज sp। ओके, बाकी सारे sp3d है। नाउ ध्यान दो, सो दिस इज फॉस्फोरस, PCl2F3, PCl2F3। तो पहला फ्लोरीन यहाँ पे, दूसरा फ्लोरीन यहाँ पे, तीसरा फ्लोरीन आप सपोज करो यहाँ पे बनाते हो, देन क्लोरीन एंड देन वी हैव PCl3F2, F F Cl Cl and Cl। सबसे पहले तो आप ये देख के बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल 6 स्ट्रक्चर्स करेक्ट? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल 6 स्ट्रक्चर्स करेक्ट? चलो, वेरी गुड, आई सी मेनी ऑफ यू गॉट ऑल 6 स्ट्रक्चर्स करेक्ट। राइट, सो दिस इज आवर बेयर मिनिमम कि एटलीस्ट आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो तो करेक्ट आने ही चाहिए। ओके, नन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर वेरी डिफिकल्ट, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो पाता। नाउ लेट्स लुक एट कि कौन सा मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है सच दैट उसके डाइपोल मोमेंट्स जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। राइट, ऑब्वियसली इफ आई लुक एट द फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वाले में देखो पहला डाइपोल मोमेंट ऐसा, दूसरा ऐसा, तीनों जो है तीनों ही 120 डिग्री पे होंगे, तो यानी कि इसको ये कैंसल आउट कर दे रहे हैं। ओके, एंड देन ये तीनों एक एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। सो अब मेरा यहाँ पे म्यू रिजल्टेंट क्या आया बताओ? म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। देखो चेक करो समझ में आया क्या? ओके, यहाँ पे मेरा म्यू रिजल्टेंट क्या आया? 0 आया। म्यू रिजल्टेंट अगर मेरा 0 आया तो मेरा मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या हो गया बताओ? पोलर या नॉन पोलर? करेक्ट, मेरा मॉलिक्यूल जो है, मेरा मॉलिक्यूल हियर इज नॉन पोलर, लेकिन मेरे बॉन्ड्स यहां पर जो थे, बॉन्ड्स क्या थे बताओ? करेक्ट, मेरे बॉन्ड्स जो है वो पोलर थे। ओके, तो अगर बॉन्ड्स जो है वो पोलर है बट मॉलिक्यूल नॉन पोलर आ रहा है, उसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं सिमेट्री प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? नो, एग्जैक्ट सेम थिंग हियर। यहाँ पे ये आएगा पहला एरो, ये आएगा दूसरा एरो। ऑफ कोर्स वी कैन सी अगेन राइट हियर, यहाँ पे मेरा म्यू रिजल्टेंट क्या आएगा बताओ? इक्वल टू 0 या नॉन 0? करेक्ट, यहाँ पे मेरा अगेन इक्वल टू 0 आ गया। सो दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो नॉन पोलर। नाउ लेट्स लुक एट दिस वन। बताओ यहाँ पे 0 आने के चांसेस है क्या? यहाँ पर ये और ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन विल कैंसिल आउट ईच अदर, बट ये तो कैंसिल आउट नहीं करेंगे, राइट? बिकॉज ऑल्दो दे आर एट 120 डिग्रीज येट दे आर नॉट सिमेट्रिकल, दे आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे मेरा म्यू रिजल्टेंट जो है दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0। आपको सिर्फ सिमेट्री देखना होता है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट कि उसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड वगैरह कितना क्या आएगा। ओके, वी ओनली हैव टू लुक एट 0 और नॉन 0। ओके, सेम चीज। अब देखो यहाँ पे ये तो आप देखते ही मुझे बता सकते हो, बताओ म्यू रिजल्टेंट क्या आएगा? 0 या नॉन 0 इस वाले में? ऑब्वियसली 0। ओके, क्योंकि परफेक्टली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ना यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये और ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बट मेरा म्यू रिजल्टेंट क्या आएगा? नॉन 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सिमेट्रिकल नहीं है। यहाँ पर देखो, बताओ मेरा म्यू रिजल्टेंट क्या आएगा? करेक्ट, यहाँ पे मेरा 0 आएगा। वाई? बिकॉज दीज टू विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड दीज थ्री विल कैंसिल आउट ईच अदर। इज दैट क्लियर? पूरा सभी को समझ में आया? ओके, यहाँ पे हम बहुत ही यहाँ पे हम बहुत ही क्वालिटेटिवली सॉल्व करते हैं। व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर इट विल बी अ पोलर और नॉन पोलर, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेरी क्वालिटेटिवली। हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड लेके नहीं चलते, राइट?
नाउ देयर इज अनदर वेरी कॉमन क्वेश्चन. यहां तक सभी ने कंप्लीट कर लिया. देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. सो नॉन पोलर, नॉन पोलर, पोलर, नॉन पोलर, पोलर, नॉन पोलर. देखो चेक करो आप लोगों ने ऐसा ही किया क्या. कॉपी कर लो अगर सभी ने, अगर किसी ने कॉपी नहीं किया तो. हो गया. डन. हैज एवरीबॉडी कंप्लीटेड. नाउ नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट इज आल्सो अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. देखो नेक्स्ट वाला भी काफी कॉमन क्वेश्चन है. which has question which has greater which has greater dipole moment, NH3 और NF3. ओके. आप पहले दोनों के डायग्राम्स बनाओ. दोनों के आप पहले डायग्राम्स बनाओ, उसके बाद जाके मुझे बताओ कौन सा है. ट्राई करो. एंड वाई, ऑफ कोर्स एंड वाई, बट आप डायग्राम बनाते आपको समझ में आ जाएगा. हो गया. क्या आंसर आया बताओ. डायग्राम बनाए. डायग्राम बनाए. राइट. सो देखो यहाँ पे क्या डायग्राम आएगा. नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड अलोन. फिर नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड लोन पे. देखो ऐसा डायग्राम आएगा. ओके. नाउ NH3 के केस में क्या हो रहा है. NH3 के केस में देखो क्या है. फर्स्ट डाइपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, सेकंड डाइपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, द थर्ड डाइपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन एंड फोर्थ वाला भी किसमें है, इसमें है. ओके. सो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरे सारे डाइपोल्स जो है. अच्छा चलो इसको मैं इससे पहले एक्सप्लेन करूँ, मैं इस पे भी आ रहा हूँ. नाउ यहाँ पर ये वाला जो है वो तो इस तरह से आएगा. बट अगर मैं नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच में देखूं तो विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. करेक्ट. फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. यानी कि यहाँ पर जो है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये वाला जो है वो भी इस डायरेक्शन में आएगा एंड ये वाला जो है ये भी इस डायरेक्शन में आएगा. ओके. सो अब देखो अगेन वी आर सॉल्विंग वेरी क्वालिटेटिवली. हम इसको एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम क्वालिटेटिवली सॉल्व कर रहे हैं. सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे डाइपोल मोमेंट्स जो है वो एड अप हो रहे हैं. वेराज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने का ट्राई कर रहे हैं. yes or no, these are opposing each other where all of this is getting added up. So अब अगर मैं इसको देखूं तो अब बताओ बिटवीन NH3 एंड NF3 किसका डाइपोल मोमेंट ग्रेटर आएगा. राइट. ऑब्वियसली NH3 का डाइपोल मोमेंट जो है वो ग्रेटर आएगा. राइट. आप इसका रीजन लिख सकते हो. ओके. एंड दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये हमेशा आता है. इसका रीजन क्या लिखोगे. has greater NH3 has greater dipole moment than NF3 as all dipoles of NH3 add up whereas dipoles
of NF3 are in opposite direction. Note कर लो. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. लिख लिया. Now, इसके अलावा देर आर सम कॉमन डाइपोल्स जो कि आपको याद रखना है. ओके, देर आर सम डाइपोल वैल्यूज जो कि आपको याद रखना है. कॉमन ट्रेंड्स. ओके, इन डाइपोल में आपको ये चीज याद रखना है. द फर्स्ट वन इज HF, HCl, HBr एंड HI. तो यहाँ पे आपका HF मोर देन HCl मोर देन HBr मोर देन HI. ओके, मैं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की ही बात कर रहा हूँ. ओके, ऑब्वियसली अगर मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में होता तो वैसे केस में हम इसको कंपेयर नहीं करते. वैसे केस में हम इसको किसी और मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर करते हैं. ओके, फिर चेंजिंग द क्वेश्चन देन इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ ये डेटा चेंज होगा, हो सकता है ये डेटा भी चेंज हो. ना ध्यान दो. सो HF, HCl, HF is maximum, HI is minimum. Second is CH3Cl more than CH2Cl2 more than CHCl3 more than CCl4. Okay, third one, this is very important one, CH3Cl more than CH3F more than CH3Br more than CH3I. पहले आप इस चीज को नोट कर लो. नोट कर लिया. नोट कर लिया. ओके, इसके अलावा और भी थोड़े से कॉमन है. ये वाला आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बस आप अभी लिख लो. इफ सिमेट्रिक, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बस आप अभी नोट कर लो. इफ सिमेट्रिक सिस मोर देन ट्रांस, क्या होता है ये हम बहुत बाद में पढ़ेंगे, बस आप लिख लो. ओके, एंड फिफ्थ, जनरली O more than M more than P. Ortho more than meta more than para. ओके, क्या है ये दोनों डजंट मैटर. मैंने आपको भी बताया, अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा, बस आप नोट कर लो. आप ये चीज ऑर्गेनिक में पढ़ोगे तो अभी आप इस चीज को छोड़ दो, बस आप इस चीज को नोट कर लो. एकदम इग्नोर करो. फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट को आप पूरा इग्नोर करो, बस आप लिख लो. If symmetric cis CIS more than trans TRANS, cis more than trans, generally ortho ORTHO more than meta more than para PARA. लिख लिया. yes, CH2Cl2, yes, CH2Cl2. नोट कर लिया यहाँ तक. ओके, ना अब देखो इन सब का रीजनिंग क्या होता है. सबसे पहले यहाँ पर देखो, सेम चीज जब हमने डाइपोल मोमेंट लिखा था, मैं आपको बस एक क्विक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. दिस इज नॉट पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. देखो हमने म्यू क्या लिखा था, म्यू वाज इक्वल टू डेल्टा, सॉरी म्यू वाज इक्वल टू क्यू इनटू एल था. ओके, और मैंने क्या लिखा था कि अगर मेरे पास ए और बी है, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, तो ये जो है ये एल होता है. जैसा नो, so basically the L here is same as bond length. Yes or no? It is the same as bond length here. This part is very obvious. Okay, now अब देखो एक सिंपल सा यहाँ पे पॉइंट देखो, HF, HCl, HBr एंड HI. ओके, सो ये मेरा HF होगा, इसके अलावा HCl, इसके अलावा HBr एंड इसके अलावा यहाँ पे HI. ओके, ना हर केस में H पार्ट तो कॉमन है. ओके, हर केस में H पार्ट तो कॉमन है. सो व्हाट द अदर थिंग डू आई हैव इज फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ओके, अब अगर मैं इसका बॉन्ड लेंथ निकाल रहा हूँ
तो बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली किस चीज पे डिपेंड करेगा, इसका रेडियस एंड इसका रेडियस पे डिपेंड करेगा, यस और नो. Our bond length will follow the trend of radius of hydrogen plus radius of whatever halogen, yes or no. Exactly इसके बराबर नहीं होगा, but it will follow the same trend. Okay, so यहाँ पे अब आप बताओ बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था between HF, HCl and HBr and HI. यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ सोच के बोलो, FCl BRI. ऑब्वियसली HI का बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा आना चाहिए था, ठीक है. नाउ ध्यान दो, अगर इसका वैल्यू ज्यादा है तो इसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए बताओ, करेक्ट. If this value is large, then this value should also be large. Okay, हमने obviously इस चीज को अभी काउंट नहीं किया है, we have not yet counted this, but basically if this value is large, then this value should also increase. Okay, keeping constant this. Okay, but अब देखो मेरा actual obviously Q is charged here. Okay, obviously Q is charged here. Okay, but अब देखो, तो अगर L लार्जेस्ट होने पे मेरा म्यू भी लार्जेस्ट होता है, तो आउट ऑफ HCl HBr HI HF HCl HBr HI कौन सा हाईएस्ट आना चाहिए था बताओ डायपोल मोमेंट, करेक्ट HI का आना चाहिए था. लेकिन एक्चुअल में हाईएस्ट किसका आया है बताओ, करेक्ट एक्चुअल में हाईएस्ट तो HF का आया है. एक्चुअल में जो ऑर्डर है वो तो एग्जैक्टली उल्टा है ना. अब आप मुझे बताओ कि इसका रीजन क्या है. इसका रीजन ये है कि HF का Q का वैल्यू जो है वो हाईएस्ट है. ओके, एंड HF का Q का वैल्यू हाईएस्ट क्यों होगा, क्योंकि वेरी सिंपली यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, काफी ज्यादा है, yes or no. So in case of HF, Q का वैल्यू is high, L का वैल्यू is low. In case of HCl, Q का वैल्यू slightly decrease किया and L का वैल्यू slightly increase किया. Okay, HBr में Q का वैल्यू और डिक्रीज करेगा, L का वैल्यू और इंक्रीज करेगा, एंड यहाँ पर Q का वैल्यू मिनिमम होगा एंड L का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा. Okay, so this is experimental result. Okay, this is experimental result कि इवन दो बॉन्ड ऑर्डर ये पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो कर रहा है, बट Q इज एबल टू कॉम्पेंसेट फॉर L. क्या ये पार्ट आप सभी को समझ में आया? ओके, इन दिस पर्टिकुलर केस our Q is able to compensate for L. Okay, why is this important here? क्योंकि अब आप थर्ड वाले पे आओ. ओके, थर्ड वाले में देखो क्या है, CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I. ओके, सो अब अगर मैं फर्स्ट वाले को ही देखता, अगर मैं फर्स्ट वाले का ही फॉलो करूं, तब तो मेरा ट्रेंड क्या आना चाहिए था, CH3F followed by CH3Cl followed by CH3Br and then followed by CH3I. yes or no? ओके, लेकिन थर्ड वाले में मेरा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या बोल रहा है कि CH3Cl and then CH3F and then CH3Br and then CH3I. यहाँ पे मेरा ये ट्रेंड क्यों आया, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर केस मेरा Cl वाले केस में जो मेरा Q into L था उसका वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आ गया. इज दैट क्लियर? Okay, so we have to understand here that it is not just L, it is not just Q, we have to understand their product. Okay, and typically आपको क्वेश्चन इसमें से ही आता है, and ये तीन तो बहुत ही कॉमन है. So ये तीनों तो आप परफेक्टली याद करो, right? HF, HCl, HBr and HI, CH3Cl, then CHCl, then CH2, then CHA. Now second वाला जो है, second वाला में actually there is always very different data in different books, right? सो ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा चीज है जहां पर कि आपको दिक्कत आएगा ही आएगा. आप अलग अलग बुक पलटाओगे, आपको हर बुक में अलग अलग इसका ट्रेंड देगा. सो आई विल सजेस्ट आप ये वाला ही याद करो. ओके, आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा देगा, बट आई विल से कि आप यही वाला ही एग्जैक्टली याद करो. ऑलराइट, फोर्थ एंड फिफ्थ तो ऑर्गेनिक का पोर्शन है, जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा. Okay, now the reason why I told you about this detail is कि आप इसमें and इसमें difference जो है वो आप समझ. Is that clear to everyone? Okay, so we must not just look at L, we have to look at Q. हो गया सभी का? कॉपी कर लिया? तो मतलब ये कॉपी करने की जरूरत तो नहीं थी, समझ में आ गया सभी का? Alright, then आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते थे. Copied everyone? Okay, आगे बढ़ते हैं. Now the next is how do you actually calculate dipole moment? Okay, तो यहाँ पर देखो हमें क्या समझना है कि डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट जो है, ओके, डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट जो है दैट इज D
और डी बाई, ओके दैट इज डी और डी बाई। या फिर देखो हम इसको ऐसे भी समझ सकते थे, मेरा डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू एल होता है। मैं अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, Q इंटू एल होता है। चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं बताओ, चार्ज का यूनिट क्या है, करेक्ट, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स। एंड लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं बताओ, ऑब्वियसली लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, राइट। सो अगर मुझे एकदम ही प्रॉपर यूनिट यूज करना है तो मैं कूलम एंड मीटर यूज करूंगा। बट क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं विच आर वेरी स्मॉल, उस पे चार्ज भी बहुत कम होता है एंड उस पे डिस्टेंस भी बहुत कम होता है, ओके। सो वी डोंट एक्चुअली यूज कूलम मीटर, वी एक्चुअली यूज डी बाई, ओके। एंड डी बाई एंड कूलम मीटर का कन्वर्जन क्या है, 1 डी बाई इज 3.33 इंटू 10 to the power -30 कूलम मीटर। पहले आप इस चीज को नोट कर लो, okay, but I rarely use this. What I generally use is 10/3 into 10 to the power -30, okay। कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैं हमेशा ये यूज करता हूँ। लिख लिया सभी ने, okay। So we'll take one simple example, देखो we'll take one simple example, find, ये वाला एग्जाम्पल है, ये वाला मैं आपको करके बताऊंगा। फाइंड द डाइपोल मोमेंट, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, ऑफ अ मॉलिक्यूल ए बी if delta q, okay, फिर से लिखते हैं इसको, if delta q यानी कि स्मॉल चार्ज, okay, if delta q is equal to 0.8 into 10 to the power -19 coulombs and bond length is equal to let's say 1 angstrom, okay, bond length is equal to let's say 1 angstrom। पहले आप ये एग्जांपल लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल लिख लो सभी, एग्जाम्पल तो देखो यहाँ पे अब हम कैसे निकालते हैं ए बी, ओके। कोई सा भी एक यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, कोई सा भी एक यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होगा। इन दिस केस इट डजंट मैटर, क्योंकि आपको ए बी दिया हुआ है, कुछ और डेटा नहीं दिया हुआ है, किस पे भी लो, इट डज नॉट मैटर, ओके। नाउ अब देखो यहाँ पर इस चीज का मतलब क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो डेल्टा क्यू का मतलब क्या होगा कि इस ए पे चार्ज जो है वो होगा 0.8 इंटू 10 to the power -19 एंड इस बी पे चार्ज होगा -0.8 इंटू 10 to the power -19, ओके। सो व्हेन वी राइट म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू एल, अच्छा यहाँ पे बॉन्ड लेंथ मुझे दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, ओके। अब देखो यहाँ पे काफी लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि म्यू को वो क्या करते हैं 0.8 + 0.8 1.6 कर देते हैं, ओके। बट यू शुड नॉट बी डूइंग दिस, आपका इक्वल एंड ऑपोजिट है। आप कोई भी एक चीज का ही मैग्नीट्यूड लो, आइदर दिस, ओके, और दिस, हालांकि दोनों सेम ही होगा तो इट डजंट मैटर, आपको सिर्फ कोई भी एक का ही मैग्नीट्यूड चाहिए। सो इन दिस केस यू शुड नॉट बी टेकिंग 1.6, इन दिस केस आप डायरेक्टली क्यू को क्या डालोगे 0.8 इंटू 10 to the power -19 एज इट इज, ओके। आप इन दोनों को एड अप नहीं करोगे, गलत हो जाएगा। इनटू बॉन्ड लेंथ इज बेसिकली 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि मीटर्स में बताओ 10 to the power माइनस, करेक्ट, 10 power -10, ओके। ना यहाँ पे मेरा यूनिट क्या आएगा, कूलम मीटर आएगा, ओके। यहाँ पे मेरा यूनिट जो है वो कूलम मीटर में आएगा। तो अगर सपोज कर मुझे आंसर कूलम मीटर में ही निकालना है, सो इन दिस केस माय आंसर वुड बी 8 इंटू 10 to the power -30 कूलम मीटर। देखो ये आएगा क्या, बता रहा हूँ, ओके। सो कूलम मीटर में तो मेरा आंसर ये आएगा। बट कूलम मीटर में आपको रेयरली ही पूछा रहता है, आपको 99% ऑफ द केस आपको डिबाई में ही पूछा रहेगा। तो अगर इसी चीज को देखो मुझे डिबाई में कन्वर्ट करना है तो इट इज वेरी सिंपल, 8 into 10 to the power -30 divided by 10/3 into 10 to the power -30, ओके। कहाँ गया ये, ओके। सिंपली आप उस चीज को डिवाइड कर दो। तो देखो यहाँ पे अब मेरा वैल्यू कितना रहेगा 2.4, ओके। ऑब्वियसली दिस इज अ मच बेटर वैल्यू देन दिस वन, इज दैट क्लियर। कॉपी कर लो इस चीज को।
कॉपी कर लिया सभी ने? कॉपी कर लिया? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन क्वेश्चन लेट्स से क्या चाहिए? ओके, लेट्स से molecule A B has BQ is equal to E by 3. ओके, E by 3 का मतलब क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, ये आपका एज इट इज ही रहेगा। ओके, यहाँ पे आपका कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव साइन नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ओके, सो वी डोंट हैव टू टेक नेगेटिव, आपको मैग्नीट्यूड ही चाहिए क्योंकि डायरेक्शन जो है वो एल से आएगा। सो मॉलिक्यूल ए बी हैज डेल्टा क्यू इज ई बाई 3, जैसे यहाँ पे मैंने आपको वैल्यू दिया था, यहाँ पे मैंने आपको ई बाई 3 दे दिया। सो बेसिकली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 3। ओके, एंड अ बॉन्ड लेंथ ऑफ क्या वैल्यू चाहिए बताओ? एंड अ बॉन्ड लेंथ ऑफ क्या वैल्यू चाहिए? 2 एंगस्ट्रॉम, ऑलराइट, एंड a bond length of 2 angstrom. Okay, find dipole moment in d by, yes, e by 3, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का 1/3। ट्राई करो। So I have one answer, 3.2. I have another answer, 3.8. चेक करें। चेक करें, देखो बहुत डिफिकल्ट सवाल है। सो म्यू इज इक्वल टू, सो वही चीज अब तो हम इसको कई बार कर चुके हैं, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू एल। सिंपली वैल्यू डालो। सो ई इज बेसिकली 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड बाई 3। ओके, divided by 3 into bond distance is 2 angstrom, so 2 into 10 to the power minus 10। ओके, अब इसको किलोमीटर में नहीं करके मैं इसको डायरेक्टली डी बाई में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, सो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 10/3 into 10 to the power minus 30, राइट? सो ये और ये कैंसिल, ये और ये एंटायर पार्ट कैंसिल। सो देखो 3.2 लिया है, चेक करो। इज दैट क्लियर? Clear? All right, let's take one more example. Now, find mu for the given structure.
for the given structure. Okay, यहाँ पे A, B, P, this angle is 90 degree. Okay, delta Q is equal to, let's say delta Q is equal to E by 6. Okay, bond length is equal to, क्या वैल्यू डालना है बताओ बॉन्ड लेंथ का? 5. Let's put it as 10. 10 as 10. Try करो, try करो. यहाँ पर मैं और भी डेटा डालता हूँ, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा नेगेटिव. ओके, फाइंड आउट फर्स्ट इंडिविजुअल दिस, देन फाइंड आउट इंडिविजुअल दिस, फिर आप इसका ओवरऑल निकालो. आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि डाइपोल्स आर वेक्टर्स, यहाँ पे वेक्टर एडिशन फॉलो होगा. आई कैप जे कैप की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकालना है. तो ये आपको यस इन डिवाइड, इन डिवाइड सारे सारे ऐसे ही. So I have one answer. 16 क्या ये 16 डिवाइड है क्या? हाँ. मुझे चलो ठीक है, आप दोनों निकालो. फाइंड न्यू इंडिविजुअल, ओके, एंड न्यू टोटल. ओके, 10, 10 root 2, 16 root 2, देखो बहुत डिफिकल्ट है. पहला वाला मैं निकालता हूँ. ओके, पहले मैं इंडिविजुअल निकालता हूँ. इज Q into L. So Q का वैल्यू इज E by 6, 1.6 into 10 to the power minus 19 by 6 into bond length is 10 angstrom. अच्छा, एक और आंसर है 8 and 8 root 2. राइट, एंड ऑप्शन डी आप सभी को अब तक तो पता ही है, none. So this into 10 into 10 to the power minus 10 divided by 10 by 3 into 10 to the power minus 30. So ये पूरा पोर्शन जो है वो कैंसल आउट होता है. दिस डिवाइड बाय दिस इज 2, दिस इज 5. हाँ, हम लोगों ने कैलकुलेशन में बढ़ किया ना. ठीक है, तो ये आएगा 8 डिवाइड. ओके, दिस विल बी 8 डिवाइड. एंड अगर दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं एंड 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड क्या आता है? a रूट 2 आता है. राइट, तो आपको याद ही होगा. सो 8 डिवाइड एंड 8 रूट 2. ओके, देखो चेक करो. Is that clear? Okay. Now, so there is one more thing that we have to discuss. हम dipole moment में ही कंटिन्यू कर रहे हैं.
अब देखो हमने एकदम स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था कि डायपोल मोमेंट इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट कि मेरा कोवेलेंट कैरेक्टर में कितना आयनिक कैरेक्टर है, कि मेरा कोवेलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर है। ओके, नाउ हाउ डू वी फाइंड दैट आउट इज वेरी सिंपल। कि देखो अगर मेरा HCl है, क्योंकि ये कोवेलेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, ध्यान दो। लेकिन अगर यही चीज आयनिक होता तो क्या होता बताओ, यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव होता है, यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव होता। ये सुनो, ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेल्टा नेगेटिव है इसलिए मैंने हर केस में, कुछ केस में E/3 दिया या E/2 दिया या E/6 दिया। ओके, इन सम केसेस आई गेव ऑल ऑफ दीज और एनी अदर वैल्यू विच इज लेस देन E। लेकिन अगर परफेक्टली आयनिक होता तब इस पे चार्ज कितना, तब इस पे चार्ज एग्जैक्टली E होता। ये सुनो, समझ में आ रहा है? ओके, सो अब देखो वेरी सिंपली, सो अब देखो वेरी सिंपली सो अब देखो वेरी सिंपली हम यहाँ पे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय म्यू थियोरेटिकल इनटू 100%। ओके, म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय म्यू थियोरेटिकल इनटू 100%। पहले आप ये लिख लो। लिख लिया? ओके, now let's take an example. Let's take an example. ठीक है, आप क्वेश्चन लिखो, यहाँ तक कंप्लीट करेगा सभी। Alright, let's take an example. Find the percentage ionic character of HCl if mu experimental is equal to, रुको मैं आपको इसका वैल्यू दे रहा हूँ, ओके, and the bond length of HCl is equal to, इसका मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ। पहले आप ये पूरा क्वेश्चन लिखो। अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूँ तो लेट्स से आपको इसका म्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया गया है 1.2, ओके, एंड लेट्स से आपको इसका बॉन्ड लेंथ मैं आपको दूं 1.5 एंगस्ट्रॉम। ओके, ट्राई करो 1.2 डी बाय, चार्ज की जरूरत नहीं है। देखो चार्ज का क्यों जरूरत नहीं है, आपको म्यू एक्सपेरिमेंटल दे दिया गया है। ओके, नाउ म्यू थ्योरेटिकल बेसिकली क्या होता है, अगर HCl परफेक्टली आयनिक होता तो, ओके, और अगर HCl परफेक्टली आयनिक होता तो इस पे चार्ज कितना होता, कंप्लीट माइनस कंप्लीट प्लस। तो आप समझ ही गए, ट्राई करो। सो आई हैव वन आंसर, 80। 80 क्या है, ये 80% आयनिक कैरेक्टर है क्या? ओके, लेट्स वेट फॉर अदर पीपल्स ऑप्शंस।
Okay, I have another option, 25% ionic character. All right, option C. I have another option, 16.6%. 16.6%. And option D obviously is none. देखें, चेक करें, चेक करें, या फिर आपको ये होमवर्क दे दे. आई थिंक वी कैन टेक दिस वन एज अ होमवर्क. मैंने आपको मेथड ऑलरेडी बता दिया है. परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू एक्सपेरिमेंटल बाय म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100. आपको एक्सपेरिमेंटल का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया गया है. थ्योरेटिकल का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? अज्यूम दिस इज कंप्लीटली आयनिक, तो चार्ज जो है वो E एंड E होगा. ओके, सो बेसिकली you take the value of E, you take the value of bond length, आप इसको डिवाई में निकालो. अच्छा चलो इसको सॉल्व कर ही देते हैं. चलो लेट्स सॉल्व दिस वन. ओके, सो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज 1.2 डिवाई, इसको मैं ऐसे रखा हूं. थ्योरेटिकल वैल्यू देखो मेरा क्या आएगा. चार्ज इज 1.6 into 10 to the power minus 19. ओके, bond length is 1.5 into 10 to the power minus 10 divided by 10 by 3 into 10 to the power minus 30 into 100. देखो आप लोगों ने ऐसा लिखा क्या? Okay, now it's just a matter of calculation. So 3 देखो मेरा ऊपर में चल जाएगा. So this is basically 3.6 divided by 1.6 into 1.5 into 100. देखो ऐसा आएगा. Okay, or this is basically your 7.2 divided by 4.8. एक सेकेंड, 3 to 7.2 4.8 into 100. नहीं, कुछ गड़बड़ किया मैंने. एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया मैंने. इसको अगर मैं 3/2 लिख देता हूँ, 3/2 लिख देता हूँ, तो ये मेरा 1.2 बन जाएगा ना. नहीं रुको, डिड आई मेक अ मिस्टेक समवेयर? आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक समवेयर. एक सेकेंड, थिंक आई मेड अ मिस्टेक समवेयर. हाँ, मोर देन 100% आ गया ना. यस, ओके, ये वाला मैंने गलत कर दिया. मोर देन 100% आ गया. एक काम करते हैं ना, हम इसको 1.5 के जगह 15 कर देते हैं. ओके, लेट्स जस्ट मेक दिस 15. लेट्स जस्ट मेक दिस 15. आप यहाँ पे चेंज कर दो, आप यहाँ पे चेंज कर दो, आप बस इसको 15 कर दो. इंस्टेड ऑफ 1.5 मेक इट 15. ओके, वन सेकेंड. ये चीज डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है. नहीं, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है. नहीं नहीं नहीं, ओके ओके, यस, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया. नहीं नहीं, रुको रुको, आई मेड अ मिस्टेक हियर. गिव मी अ सेकंड, मैं इसको प्रॉपर्ली कर लेता हूँ. देखो, इसलिए हड़बड़ी नहीं करते. ये चीज 1.5 ही चल जाएगा. ओके, दिस विल वर्क एज 1.5. देखो ध्यान दो, देखो अभी हो रहेगा 1.2 d divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1.5 into 10 to the power minus 10. Okay, divided by 10 by 3 into 10 to the power minus 30. Okay, so basically ये entire term जो है वो न्यूमरेटर में चल जाएगा into 100. Okay, so this becomes 1.2 into 10 by अच्छा 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1.5 into 10 to the power minus 10 into 100 into 3 into 10 to the power minus 30. Okay, देखो अब एक बार चेक करो. ओके, अब ये चीज ठीक है. ये आएगा 0.4, ये आएगा 4, ये आएगा 100 by 6 और यह 16.67%. देखो चेक करो. चेक करो. Okay, I made a calculation mistake here, but ये वाला आपका is that clear? सो ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर ही खत्म करते हैं. जिसको नहीं समझ में आया, ट्राई दिस क्वेश्चन वंस अगेन. इट वाज जस्ट अ मैटर